तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो 9th वालों का ज्योग्राफी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गई है और पॉलिटिकल साइंस का ये 2nd चैप्टर का 2nd एपिसोड है। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मैंने सारा कुछ बता दिया है। बेसिक जो होता है कि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है किस तरह, कौन सा वर्ड है, यूनानी वर्ड है, और डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिल के बना है। डेमोस जो क्रेशिया, डेमोस मतलब है लोग, क्रेशिया मतलब शासन यानी लोगों का शासन। फिर मैंने कुछ परिभाषा भी बताया था। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था अब्राहम लिंकन ने परिभाषा क्या दिया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई गई शासन को व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो उसके बाद लोकतंत्र की विशेषता बताया था। फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या बताया था आप वहाँ देख लो, इंट्रोड्यूस कराता हूँ सिर्फ, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो वहाँ पे किस तरह होते हैं। कहीं पे चुनाव होता है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोकतंत्र है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। लोग गलत तरीके से, वहाँ की जो पार्टियाँ होती है वो पार्टी अपनी शासन व्यवस्था बनाती है, जैसा कि आपने पढ़ा है फर्स्ट एपिसोड में। तो आप अच्छे से जाके वहाँ फिर से देख लेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। फिर कुछ विशेषता भी बताए थे कि पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि अंतिम निर्णय जो हम लोग जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उनके हाथ में होनी चाहिए अंतिम निर्णय लेने की। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है, अपने यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद ये आपका 2nd एपिसोड है। और आपको फर्स्ट एपिसोड में दूसरी विशेषता ये बताए थे कि लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, लोगों पे दबाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने मैक्सिको में पढ़ा था कि जो भी अध्यापक हैं वो अपने छात्राओं के माँ बाप को बुला के PRI का पार्टी पे देने के लिए कहते थे वोट। तो इस तरह आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्शन होती है वो पूर्णतः लोकतंत्र है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड। आज पढ़ेंगे किस तरह हर एक कंट्री का जो वोट सिस्टम है किस तरह अलग अलग है, कहाँ पे कौन सा व्यक्ति वोट दे रहे हैं, कहाँ पे कौन सा व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, किसको देने का इजाज़त है, किनको नहीं देने का। तो वो सब देखेंगे किस कंट्री में किस तरह वोटिंग होती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा सऊदी अरब, जो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में सऊदी अरब किस कंटिनेंट में है। हर एक बच्चा को बताना है, हमारे जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो उनको बताना है सऊदी अरब जो है किस कंट्री में है, और उसके आसपास के 2 कंट्री का नाम बताना है आपको, ठीक है। मैप में देख लेना किस कंटिनेंट में है, ठीक है, किस महादेश में, वो बताना है। और सऊदी अरब के पास जो है 2 से 3 कंट्री का नाम आपको बताना है। मैप में देख ले या सर्च करके, जहां से भी आपको कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे बताना है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। एस्टोनिया, ये यूरोप के देश है, एक यूरोप कंटिनेंट के एक देश है। वहाँ पे जो रूसी अल्पसंख्यक हैं उनको मतदान देने के अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब में औरत को वोट देने के अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ है। देखिए एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक को मतदान देने का अधिकार नहीं है। अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता है, प्रोसीजर उसकी थोड़ा टफ है मतदान देने के लिए, जो दूसरे जगह के अल्पसंख्यक रह रहे हैं एस्टोनिया में उनके लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों का वोट भारतीय मूल के फिजी नागरिकों की वोट से ज़्यादा होती है। अब देखिए वहाँ के जो फिजी लोग हैं, ठीक है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासी का वोट का महत्व भारतीय मूल के, यहाँ से ये नहीं होगा, भारतीय मूल के वोटों से ज़्यादा होती है। अब देखिए हमारे इंडिया में अगर कोई यूरोप का कोई आके यहाँ पे आपको क्या कहते हैं सिटीजनशिप यहाँ लेके रहते हैं, तो उनका भी वोट एक ही होगा और हमारा भी वोट का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो फिजी के प्रॉपर रहने वाले वहाँ के आम मूल निवासी हैं, जिनका जन्म हुआ वहीं रह रहे हैं, और
जैसे हम लोग मूल निवासी कहाँ के हैं, भारतीय हैं, इंडियन है, भारत के हैं। तो वहाँ फिजी के जो मूल निवासी हैं, भारत के वहाँ जो मूल निवासी गए थे वहाँ बसने, अगर इनको वोट देने का अधिकार है तो इनसे भारत के नागरिक से ज़्यादा वोट की वैल्यू इनकी होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हर एक आदमी का वोट का वैल्यू एक होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी देश से आके यहाँ सिटीजनशिप रह के लेके रह रहा हो, चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, सबका वैल्यू समान है। तो आप देख सकते हैं किस तरह आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं किस तरह हमारा देश और देशों से बेहतर है और देशों से ज़्यादा बेहतर साबित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ से तीसरी विशेषता निकलती है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार हो। ये विशेषता बता रहा, लेकिन ऐसा हर एक जगह नहीं है। वयस्क नागरिक किसको कहेंगे? हर एक देश अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि इस ईयर से इस ईयर जो है क्रॉस करने के बाद वयस्क में आ जाएगा, ठीक है। इस ईयर क्रॉस करने के बाद वो वृद्ध में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ 18 जिसका पुरता है वो वयस्क सूची में आता है। और भी कंट्री में हो सकता है वो 20 लेके चलता हो, और भी कंट्री में हो सकता है 16 लेके चलता हो, और कंट्री में 25 लेके चलता हो। तो जितने ही वयस्क हैं, लोकतंत्र का ये मानना है, लोकतंत्र की विशेषता ये होनी चाहिए कि वयस्क नागरिक जो भी हैं, चाहे स्त्री हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, भूरा हो, ठीक है, सबका वोट, सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और हर एक वोट का मूल्य समान होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप फिजी में देखे हो, लोकतंत्र है, चुनाव भी होती है, लेकिन मूल निवासी का वैल्यू जो है भारतीय निवासी के मूल्य से ज्यादा होता है। एस्टोनिया में आपने देखा अल्पसंख्यक जो रूसी है उनको मतदान देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं होती है। सऊदी अरब में देखो औरत को वोट देने का अधिकार नहीं। तो इस तरह आप अपने देशों से कंपेयर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हम किस देश में रह सकते हैं, इसीलिए हमारा देश महान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब चलते हैं जिम्बाब्वे। आपको मैंने होमवर्क दिया है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, सऊदी अरब किस कंटिनेंट में, उसके आसपास के 2 कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। अब देखो, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ादी मिली। जैसे हम लोग को 1947 में मिला, लेकिन इनको मिला 1980 में जिम्बाब्वे को। इसके बाद देश पर जानू पीएफ, ये नाम आपको बिल्कुल याद रहेगा, जानू पीएफ दल का राज रहा। ये आपका ये पार्टी का नाम है। इस देश में आज़ादी के बाद 1980 की आज़ादी के बाद जो जिम्बाब्वे में जो दल शासन करी, राज करी, उसका नाम था जानू पीएफ, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई करी थी। देश की स्वतंत्र संघर्ष में हमारे देश में अगुवाई करने वाले दल का नाम था कांग्रेस पार्टी। जो भी जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे उनमें से 90% स्वतंत्रता संग्रामी आपको कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इसके नेता कौन थे आपको यो याद रखना है, रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं, अभी तक 1980 से लेकर अभी तक यही शासन कर रहे हैं। हो सकता है चेंज हो गए होंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अभी तक यही कर रहे हैं। आप सर्च करके देख लेना कि चेंज हुए भी हैं। अगर चेंज हुए होंगे तो यहाँ पे ऐसे करके 9 उसके बाद आप लिख देना, ठीक है। वैसे मैं अगर कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगा, ठीक। रॉबर्ट मुगाबे बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन चुनाव में गलत कदम उठाते थे। आप देखो यहाँ भी चुनाव होता था, जानू पीएफ ने इस दल के जो अगुवाई थे रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अगुवाई भी करी, लेकिन जब वोट होता था इन्हें लोकप्रिय भी थे, लोग काम भी करते थे, लोग इनको मानते भी थे, लेकिन इन्होंने गलत कदम उठाया चुनावी में, ठीक है। अब देखो किस तरह आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव कर दिया और राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। राष्ट्रपति का अधिकार का वृद्धि मतलब उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया कि हम जब मन होगा तब कहीं पे कोई शासन कुछ चीज हटा सकते हैं, और अपनी जवाबदेही जो होती है वो कम कर ली उन्होंने, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। और अब देखते हैं, सरकार विपक्षी दलों को या उसके कार्यकर्ता को परेशान करती थी। देखिए, जो आपका जो जानू पीएफ सरकार थी
उनके विपक्षी दल जो भी होते थे उनको उन्होंने वो परेशान करते थे। इनका देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने गलत स्टेप उठाया चुनाव लड़ने में। फिर इन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार में बढ़ोतरी करी और अपनी जवाबदेही कम कर ली। फिर विपक्षी दलों को परेशान करा और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता को भी परेशान करा। विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हमारे यहाँ देख रहे हो, हमारे यहाँ विपक्षी दलों को कभी परेशान नहीं किया जाता, भले स्पीच से किया जाता है लेकिन उतना नहीं किया जाता है। ये लाइन हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, कई गैर कानूनी नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ ऐसा माना जाता था। कहाँ? जिम्बाब्वे में 1980 के बाद जब रॉबर्ट मुगाबे जानू पीएफ की शासन थी तब। उसके बाद देखो हमारे यहाँ सेंसरशिप कब लगती है, लगाई गई थी आपको 1975 में जब राष्ट्रपति शासन लगाई थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो अब लेकिन जिम्बाब्वे में क्या है, टेलीविजन रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। देखो अब सब जगह सरकारी नियंत्रण है कि हम जो कहेंगे वही छपाओगे, अगर किसी चीज छापने से पहले हमसे आप अनुमति लोगे। जिस तरह हमारे यहाँ सेंसरशिप लगा था 1975 में, तो यही हाल था। उन पर सिर्फ शासन दल के विचार को ही प्रकाशित किया जाता था और टेलीविजन रेडियो पे सिर्फ शासन के हित का जो भी विचार होगा उसको प्रसारित करेंगे, जो भी उनके विरोधी में होगा उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है। अखबार स्वतंत्र तो था लेकिन सरकार के खिलाफ आलोचना नहीं कर सकता था, जैसा कि हमारे यहाँ करते हैं। और हमारा भी मानना है कि किसी भी पार्टी, किसी भी पर्सन का कभी भी आइडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक आदमी हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मेरा ये मानना है, आपका हो सकता है अलग मानना हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरा मानना है, क्योंकि हमेशा एक आदमी हमेशा सही और गलत नहीं होता। किसी भी आदमी के काम का क्रिटिसाइज करें, अगर गलत करा है तो, अगर सही करा है तो उनको क्या करें, आप मोटिवेट करें, ठीक है। ठीक है। कानून के नज़र में सभी लोग की समानता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कानून के नज़र में वो बड़े घराने से हो या छोटे घराने से हो, चाहे बड़े पद पे हो या छोटे पद पे हो, सभी जो है कानून के नज़र में बराबर होना चाहिए। कहाँ? लोकतंत्र के शासन में। वैसे राजतंत्र में तो ऐसा होता ही नहीं है। इसकी रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, जिस तरह हमारे इंडिया में है कि अगर कोई भी लॉ कानून बना तो अगर सरकार के विपक्ष में आम नागरिक बोलते हैं तो उसको रिव्यू पिटीशन के लिए आप वहाँ फिर जाया जाता है न्यायालय में। फिर वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका उसको कट करती है या उसको फिर से बोलती है रीचेक करें, चाहे फिर से आप इसको संशोधित कर ले थोड़ा बहुत, तब वो पब्लिश होती है, वो कानून बनती है। आपको पता है कोई भी बिल जो है एक्ट कब बनता है? कोई भी बिल जो है एक्ट कब बनता है? बिल एक्ट कब बनता है? देखिए, बिल जो है ये जस्ट लाइक एक कॉपी है, ठीक है, और इसमें लिखा है कुछ। ये राज्यसभा और लोकसभा से कुछ ऐसा बिल होता है जो सिर्फ राज्यसभा से पास होता है, कुछ ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा से पास हो जाता है, कुछ ऐसा बिल है जो दोनों से पास कराना पड़ता है। बिल अगर राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, एसेंट, उसको सिग्नेचर नहीं बोलेंगे, ठीक है, एसेंट अगर दे दी, एसेंट मतलब अनुमति, सहमति, एसेंट मतलब होता है सहमति, तो तब वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। सरकार को नागरिकों की बुनियादी अधिकारों का शासन करना चाहिए, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की, विरोध करने की। सरकार को ये सब जो बुनियादी अधिकार हैं आम लोगों की, वो देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए किस तरह, क्योंकि सरकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं घूमती है, तो लोग जो प्रॉब्लम होती है वो विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तब लोग सरकार को ये बात सुननी चाहिए, उन पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर कानून आना चाहिए, उस पर नियम आना चाहिए। इस तरह हमारा देश डेवलप कर सकता है। चौथी विशेषता क्या होनी चाहिए हमारे लोकसभा की? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करे। वो लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश ना करे। जो संविधान की बेसिक फंडामेंटल जो लिखा हुआ है,
जो बुनियादी ढांचा है, संवैधानिक कानून है, उसको लांघ के पार नहीं होना चाहिए। आम नागरिकों के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, अधिकारों के अंदर ही रहना चाहिए। जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है उसमें अमेंडमेंट करें, लेकिन पूर्णतः तरीके से आप उसको नहीं छीनना चाहिए। ये चौथी विशेषता होनी चाहिए। आपका ये लास्ट है। परिभाषाओं का सारांश देखते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप कि जिसमें क्या क्या होता है। अब लोकतंत्र में क्या क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। अपने शासकों का चुनाव आम लोग खुद करते हैं, ये आपको पता ही होगा। चुनाव के लिए निष्पक्ष अवसर, अधिक विकल्प, जिससे लोग शासकों को बदलकर अच्छी सरकार सत्ता में ला सकती है। अगर सोचो जहां चुनाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है जहां लोग अपने मन से खुद चुनाव कर रहे हैं। लोकतंत्र बोल रहा है देश के हम लोकतंत्र हैं, ठीक है, वहां फिर भी प्रेशर दिया रहा है इसी पार्टी पे देश, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र नहीं बोलोगे। ठीक है, ठीक है। एक ही लोकतंत्र बोल रहा है हम लोकतंत्र है, एक ही शासन, वहां शासन चल रहा है बार बार, एक ही दल है, दूसरे दल को खड़ा होने की अनुमति ही नहीं है, वो भी लोकतंत्र पूर्णता नहीं है। जैसे चुनाव जो है आम लोग करने चाहिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष अवसर होने चाहिए, हर एक पार्टी को खड़ा होने के अवसर होने चाहिए, चाहे आम लोग हो, कोई भी पार्टी बना के खड़ा हो सकते हैं। अधिक विकल्प होना चाहिए, एक ही विकल्प रहेगा तो उनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है दूसरे आदमी को वोट देने का, उन्हीं को देना पड़ेगा। जैसा कि आपने चीन में देखा होगा, आपको मैं पढ़ा रखा हूँ, जिसमें लोग शासकों को बदलकर अच्छी सरकार सत्ता में ला सकती है। इससे शासक बदलने से क्या होता है कि जो नई सरकार आती है वो चाहती है कि हम ज़्यादा काम करें ताकि अगले बार नई सरकार बने, और जो सरकार नहीं बनते वो भी चाहती है कि हम बिना सरकार का ही कुछ अच्छा काम करें ताकि अगली बार हमारी चुनाव में जीत हासिल हो। तो इस तरह लोकतंत्र सफल होती है। विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान के रूप में मिले, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। निष्पक्ष चुनाव द्वारा आई सरकार संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों को दायरे को मानते हुए काम करती है। जो भी निष्पक्ष चुनाव लड़कर सत्ता में आती है सरकार, वो संविधान द्वारा तय की गई जो भी ढांचे होते हैं, बुनियादी ढांचे होते हैं, कानून होते हैं और नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, उनके दायरे के अंदर रहकर वो काम करती है। तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता, आपने चार विशेषता पढ़ी, बहुत सारी विशेषता पढ़ी, अभी तक आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सऊदी अरब किस कंटिनेंट में है, उसके आसपास के 2 कंट्री। ठीक है। और ये आपका सेकंड एपिसोड था ना? हाँ, ये सेकंड एपिसोड था। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। आप लोग लॉकडाउन तक घर रहें, सुरक्षित रहें और 12th CBSE बोर्ड का एग्जाम जो बचा हुआ था इस ईयर का, वो आपका 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना है। ये HRD मिनिस्टर CBSE बोर्ड के बोले हैं, उनका ऐसा ट्वीट है। तो जो 10th के बचे हुए थे, अगर बच्चे हो गए एग्जाम तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो वो नहीं होंगे। सिर्फ नॉर्थ दिल्ली के जो एग्जाम दंगा के वजह से नहीं हुआ था, NRC और कैब के लेकर नहीं हुआ था, तो वो नॉर्थ ईस्ट में 10th का एग्जाम होगा, अदरवाइज कोई भी 10th का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, और बच्चे आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। हमारे ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उसका आंसर आना नेसेसरी है, आना चाहिए। ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।